जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद लड़कियों के पीछे, फिर बोलते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत शानदार चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, कैलेंडर की। लगभग सभी परीक्षाओं में इसके सवाल पूछे जाते हैं और जो मैंने आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी चैप्टर में आती है तो वो है कैलेंडर। लेकिन आज के बाद आपकी कोई भी समस्या इस चैप्टर में नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर दोस्तों, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है और एक हिंदू कैलेंडर होता है। हिंदू कैलेंडर में आप चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ये जो महीने होते हैं वो इसमें आते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। देखो, दो चार चीज़ें आपको जनरली पता भी होंगी कि भाई जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं, सप्ताह के दिन जो होते हैं वो 7 दिन होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। मैं आपसे पूछता हूं कि आज सोमवार है, तो आज से 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये 7 दिन बाद का क्या सेंस है? तो आप कहेंगे जी कि ये है टुडे, तो 7 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन बाद का मतलब है 7वां दिन। इस दिन की बात कर रहा है ये। तो अगर आज सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वापस सोमवार, यानी हर दिन जो है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। अगर आज कोई वार है तो वो 7वें दिन वापस आएगा। जैसे अगर आज 1 तारीख है तो 8 तारीख को वापस सोमवार होगा, फिर 8 और 7 15 तारीख को सोमवार होगा, 15 और 7 22 तारीख को सोमवार होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। एक तो है कि आज से 7 दिन बाद, इंग्लिश में बोलें तो आफ्टर 7 डेज। पहली बात तो है ये। इसी में एक लाइन और होती है, वो क्या होती है? अगर आपसे पूछ लेता कि आज से 7वां दिन, आज से 7वां दिन, और एक है आज से 7 दिन बाद, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क होता है? बिल्कुल फर्क होता है। आज से 7वां दिन में आपको आज भी काउंट करना है, और आज से 7 दिन बाद मतलब ये देखो, ये है टुडे। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं 7वां दिन, 7th डे, तो पहला इसको काउंट करेंगे हम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें इस दिन की बात हो रही है, लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है आज से 7 दिन बाद, तो उसमें पहला इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, इसकी बात करेंगे। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा जो कैलेंडर है वो पूरी तरह डिपेंड करता है विषम दिनों पर, ओड डेज। ये क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना था कि आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और आज आपको बता रखा है मान लीजिए शनिवार है, तो बताओ आज से 15 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब एक तरीका तो ये है कि ये आज का दिन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, आप इस तरीके से गिनो। तो भाई आज अगर शनिवार हो गया तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और वापस रविवार। मतलब हम लोग या तो इस तरीके से गिने, या हमने अभी सीखा है कि हर दिन जो है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो भाई अगर आज शनिवार है तो इसके 7 दिन बाद भी शनिवार होगा, इसके 7 दिन बाद भी शनिवार होगा, तो 7 और 7 14 दिन तो हो चुके हैं।
तो 15वां दिन जो होगा वो मेरा, देखो यहां शनिवार है और यहां क्या होगा, यहां होगा रविवार। तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हर 7 दिन में एक दिन रिपीट होता है, तो हम 7-7 दिन के स्लॉट बना के इसको देख लेते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि आप तो ऐसा करो कि जितने दिन इसने दिए हुए हैं, जितने दिन इसने दिए हुए हैं 15 दिन, उसमें आप 7 का भाग दो। 7 का आपने भाग दिया तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया। इसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर मतलब समझते हो, शेषफल। अगर आप किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल अधिक से अधिक क्या बच सकता है, शेषफल 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 7 शेषफल बच सकता है? आप कहेंगे कभी भी नहीं बचेगा। किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे एक कम शेषफल बच सकता है, इससे ज्यादा शेषफल कभी नहीं बचता। तो अगर आपने 7 से भाग दिया तो ये रिमाइंडर बचेगा, तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या बचा, 1। सिंपल सा कंसेप्ट यही था कि 15 में भाग दिया आपने 7 का, तो 7 दूने 14, और ये जो बच गया 1, यही है शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि भाई अगर आज शनिवार है तो शनिवार के जस्ट एक दिन आगे जो वार होगा वही हमारा 15 दिन बाद होगा, तो शनिवार से एक दिन आगे वो होगा हमारा रविवार। बात समझ में आ गई? आगे चले और देखो आप, जैसे कोई आपसे पूछ लेता है कि बताओ साहब आज से 29 दिन बाद कौन सा वार होगा, और एक आपसे बात कर लेता कि आज से 29वां दिन कौन सा होगा। देखो दोनों बातों में बहुत फर्क है। आज से 29 दिन बाद मतलब आज का दिन इसमें शामिल नहीं है, तो 29 दिन बाद अगर हमसे पूछा है तो 29 में हम 7 का भाग दे लेंगे, 7 चौक 28, तो भाई कितने दिन बच गए हमारे पास शेष, एक दिन। यानी अगर आज कोई भी वार होता, मान लीजिए आज अगर सोमवार होता तो 29 दिन बाद कौन सा वार होता, इससे एक दिन आगे चले जाइए आप, तो सोमवार के बाद मंगलवार। बात आ गई समझ में? अच्छा, अगर इस केस की बात करता, आज से 29वां दिन 29th डे, तो आप इस केस में क्या करते, इससे एक कम कर दो आप, 28 दिन। भाई देखो ये आज है, मैं कहूं आज से 5वां दिन, तो पहला दिन इसको ले लिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब इस दिन की बात हो रही है। दूसरी कंडीशन में आज से 5वां दिन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। मैं कहूं आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन, 5वां दिन, या आज के 4 दिन बाद, आज से या के आप कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से 4 दिन बाद। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आज से 5वां दिन तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी हमने इसमें से एक कम कर दिया, इसको हमने 4 ले लिया। और अगर मैं बात करता आज से 4 दिन बाद की, तो आज से 4 दिन बाद भी यही दिन होता। तो जब भी ये केस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना, तो आप इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दिया तो हम मतलब 28 दिन बाद की बात कर रहे हैं। तो 28 दिन बाद क्या होगा, 28 में अगर 7 का भाग दें तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब जो दिन आज था वही दिन यहां होगा। तो अगर आज सोमवार है तो यहां भी क्या होगा, यहां भी सोमवार ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। कोई आपसे पीछे का भी पूछ सकता था, कैसे? जैसे आज मंगलवार है और आपसे पूछ लेता कि बताओ 40 दिन पहले कौन सा वार था, तो आप क्या करते? इस केस में भी आप यही करते, आप 40 में 7 का भाग दो, तो 40 में 7 का भाग दिया तो 7 पंजे 35, 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 5, यानी 5 विषम दिन बचेंगे। तो आप अगर ये आगे का पूछता तो हम लोग प्लस कर देते। आप ये बात भी हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये आगे के दिन पूछे तो हमें प्लस कर देना है, और अगर ये पीछे के दिन पूछे तो हमें माइनस कर देना है। तो 5 दिन पहले चले जाओ आप, मंगलवार से 5 दिन पहले, तो भाई मंगलवार से 5 दिन पहले कौन सा वार होगा। एक सप्ताह का साइकिल और समझना आप, जैसे पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा, 5, 6 और 7। मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहां चौथा दिन है आपका गुरुवार मान लीजिए, तो यहां से अगर आपको 3 दिन बाद जाना है तो आप पहला, दूसरा और तीसरा दिन इसके बाद चले जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 दिन बाद देता तो आप कहते हैं जी 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 दिन पहले ये वार होगा मंगलवार। लेकिन ये 7 दिन का साइकिल होता है, आप अगर 5 दिन पहले चले जाते या 2 दिन पहले चले जाते तब भी वही वार होता। तो गुरुवार से 2 दिन पहले, देखो गुरुवार से 2 दिन पहले बुधवार और मंगलवार, तो गुरुवार से 5 दिन पहले बाद में जाओ चाहे 2 दिन पहले जाओ, बात एक ही है। मंगलवार से आप या तो 5 दिन पहले चले जाओ या 2 दिन आगे चले जाओ, बात एक ही है। मंगलवार से 2 दिन आगे जाओगे तो बुधवार और गुरुवार, यानी इस दिन कौन सा वार होगा, इस दिन होगा गुरुवार। आप चाहे चेक कर लीजिए, गुरुवार के 5 दिन बाद ही मंगलवार होगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। बात आ गई समझ में? तो 5 दिन पहले जाओ चाहे 2 दिन आगे जाओ, दोनों एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि 30 दिन के एक महीने में रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप क्या बताएंगे? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कौन से महीने जो हैं वो 30 दिन के होते हैं, कौन से महीने 31 दिन के होते हैं। ये बात आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। इससे कैसे सीखेंगे? ये जो ऊपर उठे हुए हैं ये है 31 दिन के, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के जस्ट बाद में अगस्त, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो ये नीचे की साइड में है ये है महीने 30 दिन के, और ये जो ऊपर की साइड है ये है 31 दिन के। लेकिन फरवरी जो है वो इसमें अपवाद है, फरवरी आपका या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। ये क्यों होता है ये भी आज हम जानेंगे। देखो, तो अगर 30 दिन का कोई महीना है तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 30 दिन के महीने में अगर मैं 7 का भाग दूं तो भाई 30 दिन के महीने में शेषफल जो बचेंगे वो बचेगा 2। ऑड डेज की संख्या जो होगी वो होगी 2। अब ये 2 से हम क्या चीज जान सकते थे? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 7 चौक 28, इसका मतलब 30 दिन के एक महीने में 4 वीक तो पूरे पूरे होंगे और इसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 दिन का एक वीक होता है। अगला यहां से 8 से स्टार्ट होगा, 14 पे जाके रुक जाएगा, फिर 15, फिर 21, फिर 22 और ये 28 तक चलेगा। उसके बाद 29 और 30, यानी जो दिन 1 तारीख को था वही दिन 29 तारीख को आएगा और जो दिन 2 तारीख को था वही दिन 30 तारीख को आएगा। तो अगर आपसे पूछ लेता कि 30 दिन के एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, तो आप बता देते जी हर दिन। भाई अगर 4 वीक है तो हर दिन एक बार तो आएगा ही आएगा। अगर 4 वीक आ गए पूरे पूरे और ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए तो इसका मतलब ये 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। और वो कौन से दिन होंगे? जो पहली तारीख और दूसरी तारीख को होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो 30 दिन के महीने का जो रिमाइंडर होता है वो 2 होता है। अगर यही बात 31 दिन के महीने की होती, 31 दिन की, तो आप 31 में 7 का भाग देते, 7 चौक 28, 4 वीक तो पूरे पूरे आ गए और इसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया? 28 और 3, 31। यानी 31 दिन के महीने में कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे? ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो 31 तारीख जो होगी, अब भाई 30 तारीख यहां तक पहुंच चुकी तो फिर 31 यहां होगी, यानी जो दिन पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को होंगे वही दिन वापस रिपीट होंगे। ये बात आप ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ ले कि 31 दिन के महीने में जिसकी शुरुआत जो है वो सोमवार से हो रही है, तो बताओ उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो भाई अगर 1 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को मंगलवार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन 2 तारीख को है वो दिन 5 बार आएगा। अगर कोई दिन 3 तारीख को है तो वो 5 बार आएगा। 4 तारीख वाला दिन 5 बार नहीं आएगा, वो केवल 4 ही बार आएगा। बात समझ में आ गई? अब 30 दिन के महीने कौन से होते हैं और 31 दिन के महीने कौन से होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखो, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले जान लेते हैं जनवरी। जनवरी में दिन होते हैं 31। देखो ये 31, तो 31 दिन का रिमाइंडर क्या होगा? आप कहेंगे जी 3। फरवरी जो है, फरवरी देखो एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। पहले इसको जान लेते हैं। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या फर्क होता है भाई? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे मैं आपसे कहूं अभी चल रहा है 2022, क्या ये एक लीप वर्ष है? तो आप इसमें 4 का भाग देकर देखेंगे। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल जो ये है वो ये कहता है कि भाई 4 से भाग उस संख्या में जाएगा जिस संख्या के आखिरी के 2 अंक या तो 00 हो, या तो 00 हो या 4 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आपको 4 का भाग पूरी संख्या में देकर नहीं देखना है, आप लास्ट के 2 डिजिट में देकर देख लीजिए। 22 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है। अगर मैं बात करता 2020 की, अगर इसमें 4 का भाग दूं तो देखो इसमें चला जाएगा, यानी ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 28 फरवरी होती है। फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। अब आप बताइए, अगर यहां फरवरी 29 दिन की है तो अगर 29 में मैं 7 का भाग दूं तो 7 चौक 28 और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 1। यानी जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी में दिन कितने शेष बचते हैं? 4 वीक होने के बाद 1 दिन शेष बचता है। और अगर साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष में आप कहेंगे जी कुछ भी दिन शेष नहीं बचेगा, 7 चौक 28 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी जो है वो उसका रिमाइंडर 0 होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें रिमाइंडर 1 होता है। ठीक है, देखो तो फरवरी का रिमाइंडर या तो 0 या 1। मार्च में 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर 3। अप्रैल में 2, मई 3, जून 2। देखो जुलाई में 31 दिन तो 3, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं तो 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। अब आपको याद कैसे रखना है? आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 4 महीने ऐसे हैं, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनका रिमाइंडर 2 है। तो आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि एक तो विशेष ध्यान रखना आपको फरवरी का, इसके अलावा इन 4 मंथ को ध्यान रख लो कि कौन कौन से महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। इसके अलावा बाकी सब में 31 दिन होते हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, तो आप इसको याद रखें साजन। सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। बात आ गई समझ में? तो 30 दिन के केवल 4 महीने होते हैं, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। इसके अलावा बाकी सभी महीने जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। ठीक है, तो 30 दिन के और 31 दिन के रिमाइंडर आपको याद हो चुके हैं। आगे चलो, अब हम बात कर लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। साधारण और लीप वर्ष, ये लीप वर्ष क्यों आता है, 4 साल बाद फरवरी 29 की क्यों होती है, ये सारी बातें हम जानेंगे अच्छे से। साधारण वर्ष जो होता है उसमें दिन होते हैं 365, और लीप वर्ष जो होता है उसमें दिन होते हैं 366। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा कहां से आया, इसकी भी गणित समझ लेते हैं। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन जो करती है वो करती है 365 सही 1/4 दिन। यह आपने पढ़ा है, 365 सही 1/4 दिन। 365, अच्छा 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर इसका 1/4 करूं मैं तो 365 दिन तो पूरे पूरे हो गए, और 6 घंटे ये हो गए। तो देखो पहले साल में 365 सही 4/6 घंटे, दूसरे साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, तीसरे साल भी और चौथे साल भी, यानी 4 साल में ये 24 घंटे हो जाएंगे। अगर 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो भाई अगर इस एक दिन को कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं किया तो ये कैलेंडर जो है उसकी गणित गड़बड़ा जाएगी। तो इसको एडजस्ट कहाँ किया? इसको एडजस्ट किया हमने फरवरी में।
तो जो लीप वर्ष होता है उसमें ये एक दिन एक्स्ट्रा आता है और उसको एडजस्ट करते हैं हम 29 फरवरी को। बात समझ में आ गई? चलो, तो 366 दिन इसमें इसलिए होते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअल में 365 दिन 6 घंटे नहीं होता, उसकी गणित भी हम आगे समझेंगे। 365 में अगर आपने 7 का भाग दिया तो देखो 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूने 14, यानी 52 वीक तो पूरे पूरे होंगे। इसके अलावा शेष क्या बच गया? 1, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। और अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो अगर इसमें मैंने 7 का भाग दिया तो 52 वीक तो पूरे पूरे होंगे। 7 पंजे 35, 1 बच गया 16, 7 दूने 14, यहां बचा रिमाइंडर 2, यानी जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा और जो साधारण वर्ष होगा उसमें 1 विषम दिन होगा। अब ये हमारे किस काम के हैं? यानी साधारण वर्ष में 52 वीक पूरे पूरे होके 1 दिन बचेगा। अब इससे सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में, ध्यान से समझना आप। 1 से 7 तारीख, फिर 8 से 15 तारीख, ऐसे 8 से 14 तारीख, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहां आते आते हमारे ये 52 वीक पूरे हो जाएंगे। 52 वीक पूरे हो जाएंगे। 52 वीक के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो दिन होगा लास्ट 31 दिसंबर। आपने ये पढ़ा भी होगा बुक्स में कि साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन 31 दिसंबर को भी होता है। यानी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन, पहला और आखिरी दिन जो होता है वो सेम होता है, आखिरी दिन समान होता है। समान होने से मतलब है जो दिन पहला होगा वही आखिरी दिन होगा। यानी अगर किसी वर्ष, साधारण वर्ष की शुरुआत अगर सोमवार से हो रही है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। जैसे अभी 2022 है, आप लोग अपने मोबाइल में कैलेंडर निकालना, 2022 का पहला दिन देखना, ये एक साधारण वर्ष है। अगर इसका पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन भी शनिवार रहा होगा, अगर पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार रहा होगा। ठीक है, आगे चलो। तो ये तो बात हुई साधारण वर्ष की, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। इसका रिमाइंडर 1 बचा था इसलिए हमने ये ले लिया। अब बात करता हूं मैं लीप वर्ष की। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, तो भाई लीप वर्ष में अभी हमने देखा कि 366 में हमने 7 का भाग दिया था, तो जो रिमाइंडर बचा था वो 2 बचा था। 2 इसलिए आया था क्योंकि इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा था 29 फरवरी का। तो भाई यहां भी अगर आप देखो, अगर इस तरीके से, तो ऐसे करते करते ये 52 वीक तो पूरे हो जाएंगे हमारे। 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा से मतलब है कि ये 30 और ये 31, यानी 52 वीक पूरे होने के बाद 30 और 31 दिसंबर। तो आपने ये बात भी पढ़ी हुई होगी, नहीं भी पढ़ी तो आप आज से इसको ध्यान रखना कि लीप वर्ष में जो दिन पहला होता है उससे 1 दिन आगे, यानी अगर लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है, अगर ये पहला दिन है तो भाई इसका जो लास्ट दिन होगा वो सोमवार के जस्ट 1 दिन आगे मंगलवार होगा। अगर ये बुधवार है तो ये गुरुवार होगा। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार है, तो बताओ लीप वर्ष की शुरुआत किस दिन से हुई होगी? तो आप बता देंगे साहब सोमवार से हुई है। ये बातें समझ में आ गई आपको? और जानते हैं 1-2 बेहतरीन कंसेप्ट, ये चीजें आप सीख चुके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ साहब ये जो 1800 है, क्या ये, पहले सवाल कर लेते हैं 2-4, फिर सवालों के बाद इस पर आएंगे। देखो, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि 30 दिन के 1 महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 5 बार आते हैं। अभी हमने जाना कि 30 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 2, यानी 2 दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 5 बार आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा देखो, 31 दिन के 1 महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 5 बार आते हैं? तो भाई 31 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर 3 बच गया। तो इसमें अधिकतम कितने दिन हो सकते हैं? 5 दिन, 3 दिन। आगे चलो, इसने पूछा 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो भाई 25 दिन है, इसमें विषम दिन बोले तो ऑड डेज विषम दिन एक ही बात है। तो 25 में 7 का भाग दो तो 7 या 21, 3 बार तो पूरा चला गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो शेष बच गया वो है हमारे काम का। तो 7 या 21 के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए,
यानी सप्ताह पूरे पूरे होकर कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। जैसे इसमें 7 या 21, तो 3 वीक पूरे पूरे हो जाएंगे। ये हमारे काम के नहीं है। इसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं वो है हमारे काम के। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 4 दिन। आगे चलो। एक साधारण वर्ष में कितने दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 53 बार आ सकते हैं? देखो छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन निकाले हमने। साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। इसमें अगर 7 का भाग दिया तो आप कहेंगे जी 52 वीक तो पूरे पूरे होंगे। अभी हमने पढ़ा। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। तो भाई 52 बार तो हर दिन आएगा। अरे भाई मैं आपसे कहूं इस सप्ताह में 4, इस महीने में 4 सप्ताह हैं, तो यानी हर दिन जो है वो 4 बार तो आएगा ही आएगा। तो अगर 52 बार आ चुका है तो उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा आया है, तो 52 बार तो पूरे दिन आएंगे, लेकिन ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया ये 53 बार आएगा। तो साधारण वर्ष में कितने दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं? तो आप कहेंगे जी एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। अगर यही बात लीप वर्ष में पूछ ले, देखो लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष और अधिवर्ष दोनों एक ही बात है। लीप वर्ष में कितने दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 53 बार आ सकते हैं? तो आप कहेंगे लीप वर्ष का रिमाइंडर जो होता है, अब से आपको ऐसे बार बार निकाल कर नहीं देखने हैं, आपको याद रखने हैं। लीप वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 होता है। तो कितने दिन ऐसे होंगे? 2। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप मेरे साथ कि जैसे जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी का या तो 0 या 1, मार्च का 3, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, मई का 3, जून 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात समझ में आ गई आपको? देखो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष जो है वो अधिवर्ष है या लीप वर्ष है? हमने अभी जाना है कि अगर हमें लीप वर्ष पता करना हो, अगर हमें लीप ईयर पता करना हो तो हम किससे भाग दे देते हैं? 4 से। तो भाई 4 से भाग देना, लेकिन 4 के भाजकता का नियम यह कहता है कि अंतिम दोनों अंक या तो 00 हो या 4 से विभाजित हो। जैसे 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए। तो भाई यहां तो सब में आखिरी में 00 है, सब में आखिरी में 00 है। तो ये तो जो सारे के सारे हैं सारे लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन ये सारे लीप वर्ष नहीं है। इनमें से कोई एक जो होगा वो लीप वर्ष होगा। तो उसको कैसे पता करें? इसके लिए थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाते हैं हम। आपने अभी पढ़ा कि 365 दिन और 6 घंटे ये लेते हैं हम। तो ये 4 साल में जाके और चौथे साल में जाके ये 6 घंटे जो हैं वो ऐड होके और 24 घंटे बना देते हैं। और 24 घंटे से एक दिन बनता है, वो दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, 29 फरवरी। लेकिन ये एक्चुअल में 6 घंटे नहीं होते। एक्चुअल में ये 6 घंटे नहीं होते। ये कितने होते हैं इसको जान लेते हैं। देखो ये जो एक वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45.51 सेकेंड ये समय होता है हमारा। कुल जो समय होता है एक वर्ष का वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। यानी आपने हर साल कितने घंटे एक्स्ट्रा ले लिए? तो भाई 48 मिनट ये है, तो 6 घंटे में कितने दिन एक्स्ट्रा लिए? लगभग 11 मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिए। तो भाई ये 11 मिनट भी कहीं ना कहीं जाके और एक दिन बना देंगे, और वो एक दिन जो है वो आपके कैलेंडर की गणित बिगाड़ देगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? देखो अगर 11 मिनट है और अगर ये 100 साल तक चले, अगर ये 100 साल तक चले तो 1100 मिनट हो गए। अगर 1100 मिनट में मैं 60 का भाग दूं तो देखो 0, 6 एकम 6 और 5 बच गया, 6 48, तो लगभग 18 घंटे का एक ही समय बना देगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और देखो अगर मैं इसको 11-11 मिनट को अगर मैं 400 वर्षों तक ले जाऊं, 11 मिनट को अगर मैं 400 साल तक ले जाऊं, हर साल 11 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएंगे 4400 मिनट। और अगर इसमें मैं 60 का भाग दूं तो 0, देखो 6 7 42 और 2 बच गया, 6 18।
यानी लगभग 73 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 73 घंटे का मतलब हो गया 24 दूनी 48, 24 तिया 72, लगभग 3 दिन। यानी आपने ये जो 11 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, इस 11 मिनट की वजह से 400 वर्षों में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास। तो भाई 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो ये तो कैलेंडर की गणित गड़बड़ा जाएगी। तो फिर क्या किया कैलेंडर बनाने वालों ने, उन्होंने ये किया कि इन 3 दिनों को कहीं ना कहीं काट दिया, बीच में से कम कर दिया। वो कम कैसे किया देखना ध्यान से। पहला जो शताब्दी वर्ष था वो था 100वां, फिर आ गया 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे ही 500, 600, 700 और 800। तो भाई ये शताब्दी वर्ष है, हर 4 साल बाद रिपीट होता है। तो भाई 100वां वर्ष जो है वो होना चाहिए था एक लीप वर्ष, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको एक लीप वर्ष नहीं माना, इसको साधारण ही रहने दिया। जो 200वां वर्ष है उसको भी नहीं लिया, ये 300वां वर्ष है उसको भी नहीं लिया। तो एक दिन तो इसमें से, एक दिन इसमें से और एक दिन इसमें से, तीनों में से अगर कम कर दिए तो 3 दिन कम हो गए। लेकिन 400वें वर्ष को इसने लीप ईयर माना है, क्योंकि 400 साल में केवल 3 दिन का ही फर्क पड़ता है, 4 दिन का फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपने पढ़ी भी होगी कि जो शताब्दी वर्ष होता है, जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें हम भाग देते हैं 400 का। बात आ गई समझ में। जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 का भाग दिया जाता है, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसमें 29 फरवरी होती है। लेकिन जो शताब्दी वर्ष है उसमें किसका भाग दिया जाता है, 400 का। ये बात आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम हमारे सवाल पर। सवाल ये था कि कौन सा शताब्दी वर्ष एक अधिवर्ष, एक लीप वर्ष है। तो भाई इसमें 400 का भाग दो आप, 00 से 00 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसमें भी 400 का नहीं जाता, इसमें भी 400 का नहीं जाता। 400 का भाग किस में जाता है, 2800 में। जैसे 1900वां वर्ष था, क्या वो एक शताब्दी वर्ष था, नहीं था। 2001 शताब्दी जो थी वो, ये शताब्दी तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं था, ये एक लीप वर्ष है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अगला सवाल था कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अब ये बहुत काम की बात है, ध्यान से समझना। मैं आपसे कहता हूं कि पहले जो 100 साल थे, पहले जो 100 साल थे उनमें कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो आप कहेंगे जी चौथा वर्ष लीप था, 8वां, 12वां, ऐसे चलते चलते 96वां वर्ष लीप था, जिन जिन में 4 का भाग जा रहा है। लेकिन क्या 100वां वर्ष भी लीप वर्ष था? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इसको हमने कम कर दिया था, क्योंकि 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो भाई 100 में डायरेक्ट 4 का भाग दे तो 25, यानी लीप वर्ष होने चाहिए थे 25, लेकिन 25 नहीं होते। कितने होते हैं, एक कम करो इसमें से, 24, क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। और देखो अगर मैं बात करूं 200 साल की, तो 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे भाई। 100 तो 24 तो 100 में हो जाएंगे, 24 ही इसमें हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 48। अगर मैं बात करता 300 सालों की, तो भाई 24 इसमें, 24 इसमें, 200 में, और 24 ही इसमें, तो 24 दिया 72। अगर मैं बात करूं कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो भाई देखो 24 तो होंगे शुरू के 100 साल में, 24 होंगे उससे अगले 100 साल में, फिर 24 उससे अगले, फिर 24। लेकिन जो 400वां वर्ष होगा उसमें देखो 400वां वर्ष खुद भी एक लीप वर्ष होगा, तो 24 ना होके और 25 होंगे, तो 25, तो 24 दिया 72, 72 और 5 77। तो ये कितने लीप वर्ष होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97। यानी 97 बार जो है वो 29 फरवरी आती है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपसे पूछ ले सवाल कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आप कहेंगे 97 बार आती है। ठीक है, देखो ये हो गया। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। पहली शताब्दी 100 साल की थी, तो उसमें होने चाहिए थे 25, लेकिन 25 नहीं थे, कितने थे, 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। देखो 2 सवाल हैं, एक तो ये है
400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, और एक ये है 29 तारीख आती है। तो भाई आप कंफ्यूज मत हो जाना, 29 तारीख तो हर महीने में आती है। तो अगर आपसे पूछ ले 29 तारीख कितनी बार आती है, तो भाई एक महीने में एक बार तो आती है, लेकिन फरवरी की हम गारंटी नहीं देते। तो यानी हर साल, एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आएगी ही आएगी। तो भाई एक साल में 11 बार आएगी, तो 400 साल में 400 गुणा 11 कर दे, तो ये हो जाएगी 4400 बार तो आएगी आएगी। लेकिन जो फरवरी है उसमें भी 29 फरवरी आती है, और वो कितनी बार आती है 400 साल में, अभी हमने पढ़ा था, देखो अभी हमने पढ़ा था कितनी बार आती है, 97 बार। तो बस 4400 में 97 और जोड़ दो आप, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4497। सही आंसर क्या हो गया, 4497। आगे चलो, अब ये पूछा है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। अभी हमने सीख लिया 29 फरवरी कितनी बार आती है, वो केवल 97 बार आती है। 29 तारीख की बात करता तो वो 4497 बार। आगे चलो, अगला देखो, निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। इस सवाल को करने से पहले चलो यही देख लेते हैं, निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। अब ये बात हम कैसे पता करें, देखो जहां भी ये दिन शेष बचते बचते और 7 का साइकिल एक पूरा हो जाए, जैसे पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, इन तीनों महीनों में मिला के, और अगर 7 दिन पूरे हो जाएं, तो जो दिन 1 तारीख को था वही दिन अगले महीने की 1 तारीख को होगा। कैसे समझ लेते हैं इसको। जैसे पहला दिया था इसने अप्रैल और सितंबर, पहला था अप्रैल और सितंबर। आपको यह बताना था कि क्या अप्रैल और सितंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा क्या। देखो अप्रैल का रिमाइंडर क्या होता है, आप कहेंगे 2, अप्रैल के बाद मई, मई का रिमाइंडर 3, जून, जून का रिमाइंडर 2, जुलाई, जुलाई का रिमाइंडर 3, अगस्त, अगस्त का रिमाइंडर 3, सितंबर, सितंबर का रिमाइंडर 2। लेकिन इस सितंबर का रिमाइंडर नहीं लेना है, लास्ट मंथ को शामिल नहीं करना। क्यों नहीं करना, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अप्रैल में दिन होते हैं 30, यानी 30 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन। मई में दिन होते हैं 31, जून में 30, 31 और 31, यानी आपने अगस्त महीना जो है वो खत्म हो चुका। तो इसके बाद जैसे 1 अप्रैल को जो दिन था वही दिन 1 सितंबर को होगा, अगर 7 का साइकिल पूरा हो जाता है तो। लेकिन अगर आपने सितंबर को भी ले लिया तो सितंबर में 30 दिन, यानी आप सितंबर से भी आगे चले गए तो सितंबर के बाद अक्टूबर, तो सितंबर को इसमें शामिल नहीं करना। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5 और 2 7, 3 10 और 3 13, यानी कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। आप कहेंगे जी 13 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो भाई 13 दिन अगर एक्स्ट्रा बचेंगे, इसमें 7 का भाग दूं तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। जबकि अगर रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए था, रिमाइंडर बचना चाहिए था 0। तभी ऐसा पॉसिबल है कि भाई जो दिन 1 अप्रैल को हो वही दिन 1 सितंबर को भी हो। ठीक है, तो इन दोनों महीनों का कैलेंडर एक जैसा नहीं होगा। और देखो आगे, जैसे अगर मैं बात करता मार्च और अक्टूबर, मार्च और अक्टूबर, तो भाई मार्च का रिमाइंडर, मार्च का रिमाइंडर 3, अप्रैल 2, मई 2, 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर को शामिल नहीं करना है। इनको जोड़ के देख लीजिए आप, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 3 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, जबकि शेषफल मेरा क्या बचना चाहिए था, शेषफल बचना चाहिए था 0। तो ये भी इस दोनों महीनों का कैलेंडर एक जैसा नहीं होगा। आगे चलो, अप्रैल और जुलाई की बात करूं मैं अगर मैं अप्रैल और जुलाई की बात करूं तो भाई अप्रैल, अप्रैल का रिमाइंडर 2, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई को शामिल नहीं करना है, जो लास्ट मंथ है उसको शामिल नहीं करना। तो आप देखो 3 और 2 5 और 2 7, यानी 7 दिन बच गए, और अगर 7 में मैं 7 का भाग दूं तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी जो दिन 1 अप्रैल को था वही दिन 1 जुलाई को होगा, वो दिन 1 जुलाई को होगा।
आप चाहे किसी भी महीने में चेक कर लेना, जो दिन 1 अप्रैल को होगा वही दिन 1 जुलाई को होगा। बात समझ में आ गई? या आपको खुद करना है जून दिसंबर वाला, ये मैं बता देता हूं आपको फरवरी और नवंबर, या इसको कर लेते हैं जनवरी और अप्रैल। ये 2-4 आप खुद करना, इसको चेक कर लेते हैं जनवरी और अप्रैल। अब देखो इसके 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं, एक बनेगा हमारा लीप ईयर में। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन में बीच में हमारे फरवरी आएगी। तो भाई देखो जनवरी जो होगा उसका रिमाइंडर 3, फरवरी का रिमाइंडर, जो साधारण वर्ष होगा उसमें 0, उसके बाद मार्च का रिमाइंडर होगा 3, अप्रैल को हम शामिल नहीं करेंगे, तो भाई 3 और 3 यहां बचेंगे 6 दिन एक्स्ट्रा। अब ये तो बात हुई नॉर्मल ईयर की, यानी साधारण वर्ष में जनवरी और अप्रैल जो है वो सेम नहीं होगा। अगर मैं लीप वर्ष की बात करता तो जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3 और 3 6 और 1 7, यानी 7 दिन का साइकिल पूरा हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर जो है वो दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बाकी के सवाल जो है वो हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे। कल जानेंगे बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूं इसमें। तब तक के लिए थैंक यू।